सो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नोटिस 35(3). बेसिकली बहुत कॉमनली ये देखा जाता है कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट में लीन, होल्ड या फ्रीज है, ये जिन लोगों का अकाउंट म्यूल अकाउंट है। म्यूल अकाउंट मीन्स जिनमें एक्चुअली स्कैम का पैसा ट्रैवल करता है या उन्होंने किसी प्रोडक्ट और सर्विस को देने के बाद कोई अमाउंट ऑनलाइन रिसीव किया जो कि पीछे से स्कैम का अमाउंट था और वो लेयर बाय लेयर चल के आपके अकाउंट से भी होकर गुजरा है। तो बहुत सारे केसेस में टू इन्वेस्टिगेशन के लिए या उस पर्टिकुलर तथ्य को जानने के लिए कि किस पर्पज़ से आपके अकाउंट में ये पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड अमाउंट आया है, साइबर सेल के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अगर साइबर का केस है तो वो क्या करते हैं, आपको नोटिस 35(3) भेजते हैं। इसमें आपको एक चीज़ और देखना होगा, अगर केस बहुत पुराना है, पुराना मीन्स जो नए लॉ बने हैं BNS वगैरह वो 2023 यानी कि 2023 के बाद के हैं। लेकिन अगर हमें देखा है कि अगर हमने देखना है कि क्या CRPC के तहत अगर 41A का नोटिस है तो चीज़ सिमिलरली है। अभी 35(3) आता है जो BNSS का है, जो पास्ट में आता था वो CRPC 41A का आता था। चीज़ें सेम है, बस ये डिफरेंस है कि अगर अभी 35(3) का है दैट्स मीन्स कि ये नए लॉ के अकॉर्डिंग बाद की आपकी ऐसी कोई कंप्लेन या बाद का कोई केस है जिसमें ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 35(3) का आपको दिया है। अदरवाइज अगर 41A का आ रहा है तो दैट्स मीन्स ये बहुत पुराना 2023 से पहले का केस है जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है या कोई ऐसे तथ्य या साक्ष्य मिले जिसके लिए आपको वो तलब करना चाह रहे हैं या उन्होंने नोटिस भेज के समन किया है। चलिए इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूँ जितना मेरी नॉलेज है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें डरना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 3 to 7 डेज़ में विद डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स थाने में बुलाया है, कहीं अरेस्ट तो नहीं कर लेंगे। क्या किसी एडवोकेट को साथ लेना जाना चाहिए, क्या किसी फैमिली मेम्बर को लेकर जाना चाहिए, या कुछ और बात XYZ जितने भी है। मैं जो कॉमनली मेरे से पूछे जाते हैं मैं आपको इसमें सॉल्यूशन के लिए हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज अगर आपके पास भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपके पास आया हो और आपसे पूछा गया हो, नया हो जो इसमें नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, उस पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ सबसे पहले इसीलिए 35(3) का यहाँ पे लिखा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा केसेस में 35(3) के लिए लोग डरते हैं कि और उनको पता भी नहीं चलता, उनको सिर्फ ये एक नोटिस के रूप में दिखता है जो समन आपको आता है। लेकिन अब आपको इसमें एक चीज़ देखनी है, क्या आपके उसमें टाइम पीरियड दिया गया है। कुछ चीज़ों में आपको टाइम पीरियड देंगे जैसे 3 to 7 डेज़ या 7 to 15 डेज़। अगर टाइम पीरियड डेट के साथ नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें डेट मैंडेटरी है। अगर मान लीजिए आपको 1 तारीख को मिला, ये 1 जनवरी 26 को मिला एग्जाम्पल के तौर पर, और आपको बोलते हैं कि विदिन 3 to 7 डेज आए, तो इस जो डेट मेंशन है इसके 3 से 7 दिन के अंदर के लिए आपको बुलाया जा रहा है। या कुछ केसेस में ऐसा भी आता है, ये A ऑप्शन मानते हैं। B कंडीशन में क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जब आपको ये समन रिसीव हुआ, उसमें लिखा होगा जब रिसीव हुआ उससे 5 या 10 डेज या 7 डेज एक एक्स टाइम पीरियड होगा कि आप रिसीव कीजिए। अब मान लीजिए किसी वजह से ये IO ने तो एक 26 को भेज दिया, लेकिन ट्रांसपोर्ट की इशू के कारण, डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण आपको ये 21/2/06 को मिला। तो अगर वो इसमें यहाँ पे मेंशन लिखता है कि विदिन 15 डेज आइए तो आपके 15 दिन तो यहीं पे ओवर हो गया, आपको नोटिस ओवर मिल रहा है। तो इसका मतलब तो है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने आगे की कार्यवाही स्टार्टिंग कर दी होगी, क्योंकि नोटिस पे नहीं आओगे तो वो या समन पे नहीं आओगे तो वो वारंटी निकाल लेंगे आपसे पूछताछ के लिए, लोकल साइबर या फिर खुद आएंगे। तो इस पे वो कार्यवाही ना करें, इसलिए वो देखते हैं कि क्या डिस्टेंस मैटर करता है, क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि वो डिले हो सकता है, तो फिर वो डेट मेंशन नहीं करते, एक वहाँ पर ये लिख देंगे कि जब आपको रिसीव हुआ उससे। तो अब आपको ये देखना है कि आपके वाले कंडीशन में अगर नोटिस है तो क्या उसमें डेट मेंशन है, डेट मेंशन है तो टाइम पीरियड क्या है, और टाइम पीरियड है तो उसके बाद आपको क्या करना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि आपके पास और क्या ऑप्शन हो सकते हैं। देखो सिंपल सी नोटिस अंडर सेक्शन 35(3), ये भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता जो है उसके लिए हमारे पास आता है BNSS। मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये ओल्ड केस है तो जब BNSS नहीं था CRPC के थ्रू करते थे तो CRPC की जो सेक्शन 41A के अकॉर्डिंग आता था। अब आपको दो चीज़ देखनी है, अगर 41A का है तो यानी कि ये CRPC के अकॉर्डिंग है, यानी कि ये पहला है,
और जब 2023 में 2023 में नया लॉ अपडेट हुए, नए कानून बने, उसके तहत इसको रिप्लेसमेंट कर दिया गया है 35(3) के साथ। दैट्स मीन्स कि चीज़ वही है, बस सेक्शन चेंज हुए हैं। जैसे कि कुछ सेक्शन में धारा मैंने 420 और 318 का जिक्र किया आपके साथ, तो आपको ये एक चीज़ देखने की ज़रूरत है। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि पुलिस जैसे कि लिखेगी कि आपसे पूछताछ के लिए बुला रही है, अपेयर करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए। पहली चीज़ तो कभी भी समन पे ऐसा नहीं देखा जाता है, ना ही वो अरेस्ट कर सकते। बेसिकली समन आपको इज्जत के साथ, प्यार के साथ बुलाया जाता है उन चीज़ों को पूछने के लिए, उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई USDT सेल किया, आपने किसी प्लेटफॉर्म से पेमेंट रिसीव की, आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल की और उसके अगेंस्ट जो अमाउंट रिसीव किया वो डिस्प्यूटेड था, या पीछे से किसी और ने कोई क्राइम स्कैम करके पैसा लिया और वो लेयर बाय लेयर 3 4 5 6 लेयर में आप भी उनमें एक हो, तो जो कि स्कैम का पैसा आपके अकाउंट से गुजर रहा है, जैसे मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, म्यूल अकाउंट होते हैं वो, तो म्यूल अकाउंट होल्डर को भी वो नोटिस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनसे पूछना है कि भाई आपने पर्टिकुलर पैसा किस चीज़ के लिए लिया है। क्योंकि एक एग्जाम्पल से समझो, सपोज करो मैंने अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक किसी बंदे ने ए अकाउंट में स्कैम करके 1 लाख रुपए ले लिया है, 10 लाख रुपए लिया। अब इसने इस 10 लाख रुपए के आगे निकालने के चक्कर में 5 लाख किसी ज्वेलरी शॉप को दे दिया, 2 लाख किसी फर्नीचर शॉप को दे दिया और 3 लाख किसी और अकाउंट में दे दिया। और इन लोगों ने भी क्या किया, ज्वेलरी वालों ने या अपने वेंडर को पेमेंट कर दी, 1-1 2-2 उन्होंने अपने वेंडर को कर दी। तो ये पैसा जो स्कैम का था, जो एक एक्स बंदे को चीट करके लाए थे, वो पर्टिकुलर लेयर टू लेयर मूव कर रहा है ना। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये दिखता है कि यार ये पैसा जो स्कैम करके इस अकाउंट में लिया गया, देन ये मूव करा इस अकाउंट में, देन इस अकाउंट में, देन इस अकाउंट में। अब उनको ये नहीं पता ना कि इसने किस पर्पज से लिया। मान लो ये ज्वेलरी शॉप वाले हैं, इन्होंने अपने सेविंग अकाउंट में लिया हो या अकाउंट में भी लिया हो, तो इनसे पूछताछ तो बनेगी ना कि किस चीज़ के लिए लिया। तो जब ये पूछताछ के लिए इनसे बनेगी तो फिर ये क्या करेंगे, ये आपको एक डिटेल्स भेजेंगे। मान लो इन्होंने अपना GST या टैक्स की इनवॉइस होगी, तो ये उनको बताएंगे कि सर ये एक्चुअली तो मैंने पैसा गोल्ड सेल करने के बाद लिया, अब पर्टिकुलर बंदा कहाँ से लेके आया, स्कैम का क्या, मैं इसकी जानकारी कैसे रख सकता हूँ। और बेसिकली ऑनलाइन ऐसा कोई मेथड ही नहीं है कि आप ऑनलाइन जो कोई UPI या ट्रांजैक्शन करा आप चेक कर सकें कि वो स्कैम का पैसा है कि जेन्युइन है। देखिए मैन्युअली तो आप 500 का, 200 का, 1000 का नोट या 2000 के जब थे आप चेक कर सकते थे कि ये फेक है, करेंसी है या ओरिजिनल है। उसमें काफ़ी सारे पैरामीटर भी हैं। आप देखोगे कि 500 के नोट को कैसे पहचाने कि ये जाली है या फेक है कि ओरिजिनल है, तो आपको बहुत सारी गाइडलाइन प्लस बहुत सारे ऐसे ऑप्शन पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन ऑनलाइन के केस में आप कैसे चेक करेंगे, वहाँ तो कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। उसके लिए क्या करते हैं पुलिस वाले, क्या करते हैं, जब पैसा ट्रैवल करता है तो लीन अमाउंट करेंगे, होल्ड करेंगे, फ्रीज करेंगे। अगर इन पे भी किसी अकाउंट होल्डर का रिप्लाई नहीं आता, तब वो जाके आपको ये 35 का और या फिर 41A का भेजते हैं। दोनों का अंतर मैं बार बार नहीं बताऊंगा, हम 35(3) के लिए बना रहे हैं, इसलिए इसके लिए बार बार बात कर रहे हैं। वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। बेसिकली उसके लिए एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इस चैनल में, पूरी डिटेल्स के लिए आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि अगर आपको मिलता है तो आपको करना क्या है। ऐसा तो नहीं जो बहुत सारे कॉमन आता है, सर हमें अरेस्ट तो नहीं कर लेंगे, है ना, या जब पुलिस आपको ये नोटिस भेजे तब आपको करना क्या है। चलो अभी इसमें डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें 2-3 पॉइंटों में यही लिखा कि जब वो इशू करते हैं, जो मैं आपको समझा रहा था, कोई FIR या ऑनलाइन कंप्लेंट जिसने किसी ने NCRP पोर्टल पर किया या 14C की तरफ से ये कोई कंप्लेंट डिडक्ट हुई और उसने आपके अकाउंट्स को लीन होल्ड फ्रीज कर दिया है, उस इन्वेस्टिगेशन में आपके अकाउंट्स का किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट पाया गया, राइट, तब वो इशू करेंगे टू नो द फैक्ट, जानने के लिए। सेकेंडली ऑफेंस जो है इन्वेस्टिगेटेड जो चल रही है उसके लिए जानने के लिए। सस्पेक्ट के साथ इन्वॉल्वमेंट था या फिर कोई पर्सन को इसीलिए भी कर सकते हैं इन शॉर्ट में यार कि इमीडिएट बहुत सारी चीज़ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकती है। आप बोल रहे हो कि सर मैंने तो गोल्ड सेल करके लिया, आपके पास कोई टैक्स इनवॉइस है ही नहीं, तो एक पुलिस ऑफिसर कैसे मानेगा कि आपने गोल्ड सेल करके ये लिया। अगर आप टैक्स या GST की फाइल आपने जनरेट की है, प्रॉपर अपने ऑडिट में रखते हो, CRM में रखते हो, तो ओबियसली आप डिस्कस करोगे हमें नहीं पता कहाँ से आया, लेकिन हमने तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए लिया। आपको उस लीन रिमूवल के सॉल्यूशन के साथ साथ NOC साइबर सेल भेज देगी वेरिफिकेशन के लिए, मगर उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन तो देनी होगी ना, ठीक। वो आपसे पूछे 35(3) के अगेंस्ट में, आप इसे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब आपके अकाउंट्स में लीन हो। लीन मतलब डिस्प्यूट अमाउंट ही होल्ड हो या फिर पूरा फ्रीज कर दिया गया हो। वैसे MS
जो न्यू SOPMHA की 2026 की, उसमें पूरा डेबिट फ्रीज नहीं करते, लेकिन कुछ ज़्यादा पर्टिकुलर बार बार 5+ अगर कंप्लेन आती है तो चांसेस है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकता है। पर क्यों ये रिबेट या ये आपको प्रिविलेज मिली है, क्योंकि पहले सपोज करो किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए थे और 2000 रुपये का किसी ने ट्रांजैक्शन कर दिया जो कि स्कैम था, तो वो पूरे 2 लाख या 10 लाख प्लस वो डिस्प्यूट अमाउंट सारा फ्रीज होता था। अब उसके घर में इमरजेंसी है, शादी है, किसी और चीज़ के लिए है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें की गई हैं कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट आप उसको लीन मार्क करो जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर ये लगता है कि इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसको भी रिलीज करो, अदरवाइज वो रिफंड कराओ या फिर जो लीगली एक्शन है उसको लो। नेक्स्ट देखो कॉमन केस वही आप वापस इसी पे आने कि साइबर सेल की फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन है, सबसे ज़्यादा यही है। साइबर में जो भी फ्रॉड या स्कैम या फिर ऑनलाइन कोई भी किसी भी तरीके से चीट करके लिया गया है, फाइनेंशियल फ्रॉड साइबर के ही हैं। सोशल मीडिया से ऑफेंस की आप IPO में इन्वेस्ट करो, मैं 5% या 25% का रिटर्न होगा। बहुत से लोग गेम खेलते थे पहले, अब तो गेम के रूल बन गए, अभी भी गेम खेलते हैं। ऐसी बैटिंग साइट जिनमें पैसे लगा के आप पैसे जीतते हो, वो क्या करते हैं, आपसे पैसा जो है आपको देंगे स्कैम का, मगर जब आपसे टोकन मनी लेंगे वो अलग अलग अकाउंट में लेंगे जेन्युइन तरीके के। तो वो बेसिकली ब्लैक को वाइट करते हैं और वो स्कैम का पैसा आपके अकाउंट में आया तो फिर इन्वेस्टिगेशन है, फिर वो नोटिस आएगा, क्योंकि क्यों, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है। और ऐसा कहीं पे जहाँ पे ट्रस्ट बीच हो रहा है या कोई और तरीके की इन्वेस्टिगेशन है जिसमें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये लगता है कि हाँ इनको नोटिस भेज के ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो इस केस में आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाके ज्वाइन करना है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या वो हमें अरेस्ट करेंगे, क्या किसी एडवोकेट को लेके जाएं या किसी फ्रेंड्स को या फादर को, फैमिली को, किसको लेके जाएं, है ना, क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे छोटे से पॉइंट रखे हैं वो डिस्कस करते हैं, वरना आगे इसमें ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये सेम चीज़ें वही हैं, है ना। देखो इसमें एडवाइस ये है कि अगर आपको आता है तो इसको इग्नोर नहीं करना। देखो बड़ा बड़ा लिखा है, क्योंकि पुलिस की मेजरली अगर कोई साइबर के केसेस है तो 4 मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती हैं। फर्स्ट वो लीन करते हैं, लेट सपोज 30 बंदों का उन्होंने लीन किया, उसमें से 15 जाते हैं कि हमारा क्यों किया, तो उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो रेस्ट 15 का फ्रीज करते हैं या उनको नोटिस करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप नोटिस पर भी नहीं जाते हैं, है ना, तो उनको क्या लगता है कि आपका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है और उनका जो डाउट है वो बढ़ता है। फिर वो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए लोकल पुलिस को भेज सकते हैं, लोकल साइबर को आपके घर भेज सकते हैं, और हो सकता है कि वो खुद भी आए। क्योंकि देखिए जब आप किसी भी अकाउंट में पैसा ले रहे हैं और साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुला रही है और आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो पहले तो वो यही एड्रेस वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअली ये जो अकाउंट है ये इस पर्टिकुलर एड्रेस पर है, ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अगर करता है तो वो नेक्स्ट स्टेप उसके अकॉर्डिंग लेंगे, अगर नहीं करता है तो जो RBI की गाइडलाइन है आप देखेंगे कि कोई भी बैंक है बिना KYC के तो होगा ही नहीं। अगर बैंक ने KYC नहीं की तो KYC फिर बैंक पे भी झाड़ पड़ेगी और बैंक भी पेनल्टी फंसेगा। ऐसा हुआ है, 23 CR का केस था जिसमें 1 करोड़ की पेनल्टी बैंक को पड़ी थी। क्यों? क्योंकि वो बिना KYC के अकाउंट में पैसा उन्होंने रिसीव किया था। ठीक। सेकेंडली अगर बंदा एग्जिस्ट करता है तो उससे पूछताछ के लिए ये भी होगा कि भाई तुमको इतने सारे दिनों से बुला रहे हैं, आप आ क्यों नहीं रहे हो, या पर्टिकुलर इसकी डिटेल दो। अगर वो तब भी नहीं आता तो फिर नोटिस के बाद तो बाहर उठाइए, है ना। सेकेंड, अगर आपको क्या करना है, जो भी दें, डेट दें, टाइम दें, उसका रिप्लाई ज़रूर दें। इसमें क्या हो सकता है, कई बार बंदे की तबीयत ख़राब है, बाहर है, डिस्टेंस ज़्यादा है या कुछ और भी चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्या क्या रिक्वेस्ट हो सकती हैं, अगर आता है आप जाना नहीं चाह रहे हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। एडवोकेट तो ले जा सकते हैं, वो एक सेकेंडरी है। फैमिली वाले मेम्बर को भी ले जा सकते हैं, वो भी एक सेकेंडरी है। मगर अगर रिप्लाई देना है तो उसमें क्या होगा, इस लिंक में मैं दे रहा हूँ, उसमें कई सारे ऑप्शन है कि किस तरह से आपको रिप्लाई देना विद फॉर्मेट, उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। कोई हेल्प चाहिए होगी तो हेल्पलाइन नंबर से डिस्कस कर सकते हैं। और रिस्क ऑफ द अरेस्ट क्या है, देखो मोस्टली तो नहीं करते। अगर आपका बाकी बिहेव पर है, मैं आपको क्लियर बोलूँ कि बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि समन पे ऐसा नहीं होता कि अरेस्ट करते हैं। आप वहाँ जाके कुछ ऐसी हरकत करते हो जो इससे भी बाहर जाती हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो हाँ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन समन पर नहीं करते हैं, इतना मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये डर जाते हैं कि नोटिस आ गया क्या करें, साइबर सेल का क्या आ गया क्या करें। मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना है ताकि आप ये फैक्ट क्लियर कर पाएँ।
देखिए आप जेन्युइन पर्सन होंगे तो बिल्कुल आप सारी चीज़ें दे देंगे। अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो ओबियसली वो दे नहीं पाओगे, फिर आप भागोगे तो कब तक भागोगे, पुलिस से भाग तो सकते नहीं। नेक्स्ट, बस थैंक यू। इस वाले में इतना ही, बाकी के लिए फॉर्मेट मैं आपको दूंगा। एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, रिप्लाई कैसे करनी है, एक जो है ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, उसमें आप कोशिश कीजिएगा। पीडीएफ अटैच करने की कोशिश करूंगा, कई बार चैनल ओपन नहीं होती तो उसमें पर्टिकुलर ब्लॉग से आप हेल्प ले सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।